12 दिसंबर 1937 को अमेरिका नेवी गनबोट यूएसएस पनाई यांगची नदी पर चल रही थी। पनाई एक सपाट तली वाला जहाज था जो शंघाई में महान नदी पर संचालन के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया था, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन में गहराई तक फैली हुई है। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने लंबे समय तक चीन में भारी निवेश किया और उसके संसाधनों का शोषण किया, खासकर उसके मेहनती और सस्ते श्रमिकों का। कई चीनी शहरों जैसे नानकिंग के विदेशी जिले वाशिंगटन या लंदन के उपनगरों की तर्ज पर बनाए गए थे। पनाई एशिया में पश्चिमी देशों द्वारा अपने हितों की सुरक्षा हेतु तैनात कई जहाजों में से एक था, जो उस तेजी से अस्थिर होते क्षेत्र में काम कर रहे थे। हालांकि चीन एक एकीकृत देश नहीं था और 1927 से सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ी जा रही वैचारिक शक्ति संघर्ष की चपेट में था। जापान ने भी देश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मानचूरिया में और अधिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए गृहयुद्ध का फायदा उठाने की कोशिश की, जो दक्षिण पूर्व चीन का हिस्सा है। इसलिए 1931 में जापान ने एक जापानी रेलवे लाइन के खिलाफ कथित आतंकी हमले का निर्माण किया। इसका इस्तेमाल आक्रमण के प्रीलूड के तौर पर हुआ, जिससे चीन ने मंचूरिया जापान को सौंप दिया। मगर झड़पें तब तक जारी रहीं जब तक 1937 की गर्मियों में जापान ने पूर्ण रूप से हमला नहीं किया। जापानियों ने चीनियों के खिलाफ मध्ययुगीन क्रूरता के कृत्य किए, जिसमें लूटपाट, बलात्कार और सामूहिक हत्या आम थे और जापानी नेतृत्व द्वारा प्रोत्साहित भी किए गए थे। एक चौंकाने वाली घटना में 2 जापानी अधिकारियों ने यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की कि कौन सबसे तेजी से 100 लोगों का सिर काट सकता है, और यह घटना जापान में अच्छी तरह से प्रचारित हुई। इसे नानकिंग के बलात्कार के रूप में याद किया जाता है। चीन में ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा हेतु यांगत्जी नदी में नौसेनाएं भेजी, पर उन्हें भूमि युद्ध में तटस्थ रहने को कहा गया। दिसंबर 1937 तक जापानी नानकिंग पर कब्जा कर रहे थे, जहां बड़ी संख्या में अमेरिकी रहते और काम करते थे। इसलिए यूएसएस पनाई को 11 दिसंबर को उन्हें निकालने के लिए भेजा गया था। आकाश जापानी युद्धक विमानों से गूंज रहा था और इसलिए अमेरिकियों ने जहाज को बड़े अमेरिकी झंडों से सजाया ताकि उन्हें चीनी जहाजों से अलग किया जा सके। अगली सुबह जल्दी ब्रिटिश गनबोट एचएमएस लेडी बर्ड पर जापानी बलों ने गोलीबारी की, लेकिन वह गंभीर नुकसान से बच गई। बाद में यूएसएस पनाई ने खुद को 12 जापानी विमानों और एक जापानी गनबोट के अवांछित ध्यान में पाया। बड़े अमेरिकी झंडों के बावजूद जापानी विमानों ने अमेरिकी गनबोट्स और 3 पास के टैंकरों पर बम और मशीन गन की आग से हमला किया। 50 से अधिक नागरिक और चालक दल के सदस्य घायल हो गए और फिर एचएमएस लेडी बर्ड और एचएमएस बी द्वारा बचाए गए जब पनाई डूब गई, जबकि 3 अमेरिकी चार्ल्स एल, एंसमिंगर कार्लेच, कार्लसन और एडगर्सी, हुल्सबस और एक इतालवी रिपोर्टर इस हमले में मारे गए। वे इंपीरियल जापानी और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्ध में मरने वाले पहले अमेरिकी होंगे। लगभग 4 साल पहले जापानी हमले पर पर्ल हार्बर। हमारे द्वितीय विश्व युद्ध पर 2 भाग विशेष के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि अमेरिका के प्रवेश ने युद्ध के पाठ्यक्रम को स्थायी रूप से कैसे बदला और मित्र राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों पर कैसे पलटवार किया। मित्र राष्ट्रों के साथ जापान के युद्ध का रास्ता 2 प्रमुख श्रेणियों में निहित है: जापानी राष्ट्रवाद का उदय और एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रति बढ़ती नाराजगी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और नीदरलैंड्स ने विस्तारवादी नीतियों के तहत एशिया में भूमि हथियाई और चीन जैसे देशों को आर्थिक व सैन्य दबाव से अधीन करने का प्रयास किया। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा ने भी अमेरिका को एशिया और प्रशांत में अपने प्रभाव और क्षेत्र का विस्तार करते हुए देखा। 20वीं सदी की शुरुआत तक जापान एक महाशक्ति के रूप में उभरा और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देते हुए चीन से जर्मनों को खदेड़ने के लिए सैनिक भेजे। जापान ने इंपीरियल रूस और बाद में सोवियत संघ के साथ कई संघर्ष किए, जो अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद स्थापित हुआ था। इन्हीं संघर्षों में जापानियों ने अपनी समुद्री सैन्य शक्ति दिखाई, जब उन्होंने 1905 में त्सुशिमा की लड़ाई में एक रूसी बेड़े को हराकर पश्चिम को चौंका दिया। जापान को रणनीतिक संसाधनों,
विशेषकर धातुओं की कमी का सामना करना पड़ा और आयात पर निर्भर रहना पड़ा। जापानी राष्ट्रवाद का विकास विशेष रूप से विश्व युद्ध के बाद एशियाई महाद्वीप के रक्षक के रूप में आगे के यूरोपीय या अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ। हालांकि यह कुछ हद तक महान लग सकता है, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न थी। जापान का अंतिम लक्ष्य एशिया को पश्चिमी शक्तियों से मुक्त करना नहीं, बल्कि उनके स्थान पर प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति बनना था। लेकिन वे जानते थे कि अभी हमला करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने एक विस्तृत पुनः शस्त्रीकरण शुरू किया, जिसमें विमान वाहक पोतों से लैस एक बड़ी नौसेना शामिल थी, जिस पर लंदन के ब्रिटिश इंजीनियरों का काफी प्रभाव था। जापानियों को अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के लिए एशिया से संसाधन चाहिए थे, इसलिए उन्होंने चीन और कोरिया की ओर रुख किया। जापान को एक विवादास्पद संधि के तहत नियंत्रण दिया गया और उसने शीघ्र ही अपने लोगों को अपनी संस्कृति में मिलाना प्रारंभ किया। चीन के संदर्भ में जापान की तुलना में इसके विशाल आकार और जनसंख्या के बावजूद यह 1930 के दशक में कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए गृहयुद्ध के दौरान कड़वे रूप से विभाजित था। पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की तरह जापान ने मंचूरिया में आर्थिक पकड़ हासिल करने के लिए चीन में धन, लोगों और संसाधनों का निवेश किया था, परंतु यह जापानी सैन्य नेतृत्व को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था। 18 सितंबर 1931 को एक जापानी सेना अधिकारी ने देश में रहने वाले जापानियों की रेलवे लाइन के पास बम विस्फोट किया। विस्फोट कमजोर होने के बावजूद रेलवे लाइन पर ट्रेनें चलती रहीं। जापानियों ने इसके लिए जापान विरोधी चीनी असंतुष्टों को दोषी ठहराया और मंचूरिया पर हमले का बहाना बनाया। गृह युद्ध और युद्ध सरदारवाद के अवशेषों से जूझते चीन ने राष्ट्रसंघ से मदद मांगी, जिन्होंने बमबारी संबंधी जापानी धोखे का खुलासा कर जापान से सेना वापसी की मांग की। जापान ने राष्ट्रसंघ से बाहर निकलने और 1930 के दशक में मंचूरिया पर कब्जा जारी रखने का फैसला किया। मंचूरिया को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक चीन को वापस नहीं लौटाया गया था, इसलिए चीनी इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध 1931 में शुरू हुआ था, 1949 में नहीं। जापानी राष्ट्रवाद की सीमा झोंगमा किले में महसूस की गई, जहां से 1936 से शिरोइशी नामक एक जापानी डॉक्टर ने जापानी सेना के लिए जैविक और रासायनिक हथियार विकसित करने के लिए मानवों पर भयानक चिकित्सा प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू की। उनके यूरोप के शोध से प्रेरित होकर उन्होंने जापानी सम्राट को जापान में उनके शोध को मंजूरी देने के लिए मनाया। इससे जापान को बड़ी संख्या में दुश्मन सेना को तेजी से मारने में मदद मिलेगी, जो संख्या में अधिक चीनी या सोवियत सेनाओं का सामना करने के लिए जरूरी था। से एक साल बाद प्रतिरोध सेनानियों ने किले पर हमला किया और अपना ऑपरेशन पिंगफान स्थानांतरित कर दिया, जहां अब कुख्यात यूनिट 731 की स्थापना हुई। हजारों चीनी नागरिकों और युद्ध बंदियों का उपयोग उनके भयानक चिकित्सा प्रयोगों में किया गया, जिसमें एनेस्थीसिया के बिना जैविक रासायनिक हथियारों का विकास और प्रायोगिक सर्जरी शामिल थी, डेटा भ्रष्ट होने के डर से। यूनिट 731 ने चीनी लोगों पर जैविक हथियारों का परीक्षण किया। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, जानवरों और नवजात शिशुओं का शिरोइशी की टीम द्वारा शोध के लिए उपयोग किया गया। चीनी सैनिकों के साथ हुई एकल झड़पें पूर्ण युद्ध में बदल गई। चीनी सैनिकों के साथ एकल झड़पें, जो 7 जुलाई 1937 को फिर से पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गई। वर्षों की लड़ाई के बाद चीनी गृह युद्ध के दोनों पक्ष कुओमिंतांग और कम्युनिस्टों ने जापानियों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध विराम की घोषणा की, जिन्होंने दिसंबर 1937 में नानकिंग पर कब्जा कर लिया था। चीनी के खिलाफ जापानी बलों की क्रूरता, साथ ही अमेरिकी पोत यूएसएस पनाए और अमेरिकी पर हमले। नानकिंग में प्रतिनिधियों पर हमले ने अमेरिका को जापान के खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन अधूरा इनपुट दिया गया है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का मानना था कि अमेरिकी यूरोप में युद्ध की संभावना दूर पूर्व की तुलना में अधिक थी, इसीलिए उन्होंने जापानियों के खिलाफ चीनी युद्ध प्रयासों के लिए नकद भुगतान और फ्लाइंग टाइगर्स के रूप में चीनी वायुसेना में अमेरिकी पायलटों को लड़ने की अनुमति तो दी, लेकिन हिटलर का सामना करने की तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। जापान ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार जारी रखा।
रूजवेल्ट ने सैन्य कमांडरों के दबाव में जापान पर व्यापार प्रतिबंध लगाए ताकि उन्हें 1938 में शुरू हुई चीन में उनकी कार्रवाइयों के लिए सजा दी जा सके। जापान अमेरिका के साथ युद्ध को असंभव मानता था और मंचूरिया में जीत के बाद सोवियत संघ से संघर्ष की आशंका थी, परंतु अमेरिकी प्रतिबंधों ने जापानी नेतृत्व को चिंतित कर दिया। फिर भी सितंबर 1940 में जापान के जर्मनी और इटली के साथ त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने से एक सप्ताह पहले जापानी सैनिक वियतनाम, तत्कालीन फ्रेंच इंडो चाइना में प्रवेश कर गए, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने एशिया में बढ़ते संकट के रूप में देखा। शुरुआत में जापानी केवल इंडो चाइना का उपयोग सोवियत संघ के साथ युद्ध में सैनिकों के लिए आधार के रूप में हुआ। 1941 में हिटलर के सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद जापान ने इंडो चाइना के बाकी हिस्से पर 1945 तक कब्जा किया। जापानी सैनिकों के फ्रेंच इंडो चाइना प्रवेश के बाद अमेरिका ने जापान पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए, स्क्रैप धातु निर्यात पर रोक और जापानी जहाजों को पनामा नहर उपयोग से प्रतिबंधित किया। 1941 में दोनों पक्षों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। शांति के प्रयास विफल रहे क्योंकि जापानी सेना, खासकर नौसेना, अमेरिका के साथ युद्ध को अब अनिवार्य मानने लगी थी। जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश, डच और फ्रेंच संपत्तियों पर आक्रमण की योजना बनाई थी, अपने ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर के तहत, परंतु यह विस्तार उन्हें फिलीपींस स्थित अमेरिका के हमले के प्रति असुरक्षित करता यदि वे हस्तक्षेप करते। इसलिए उन्होंने अमेरिकी नौसेना पर निर्णायक हमला करने की योजना बनाई ताकि उसे जुटने से पहले ही नष्ट किया जा सके। 1940 में जापानियों ने हवाई और फिलीपींस पर हमले की योजनाओं का सिद्धांत बनाना शीघ्र ही शुरू कर दिया। अप्रैल 1941 तक जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के बेस पर हमले के लिए ऑपरेशन ज नाम से प्रशिक्षण शुरू किया, जो एडमिरल इसिरोकु यामामोटो की सोच थी। पायलटों ने पर्ल हार्बर में जहाजों पर हवाई लॉन्च टॉर्पीडो से हमला करने का प्रशिक्षण लिया, लेकिन समस्या थी कि ये हथियार लॉन्च के बाद बंदरगाह के उथले पानी में जहाज पर हमला करने से पहले डूब जाते थे। जापानियों ने एक चतुर समाधान ढूंढा, लकड़ी के पंख जो टॉर्पीडो को पानी में गिरते ही ऊपर की ओर मोड़ देते थे। 26 नवंबर 1941 को जापानी बेड़ा रेडियो मॉन में हवाई के लिए रवाना हुआ। उस समय अमेरिका और जापान बातचीत कर रहे थे, लेकिन रूजवेल्ट सरकार ने जापान से चीन से पूरी तरह हटने की मांग की, जो जापानी नेतृत्व के लिए अकल्पनीय था। जापानी बेड़े में 6 विमान वाहक शामिल थे, जिनमें 359 लड़ाकू विमान और बम वर्षक थे, जो उस समय इतिहास में सबसे शक्तिशाली नौसैनिक विमानन बल बना। 1 दिसंबर को यामामोटो को सूचित किया गया कि जापानी नेतृत्व ने डच, अमेरिका और यूके के साथ युद्ध को अधिकृत कर दिया है। हालांकि अगर 7 दिसंबर से पहले सौहार्दपूर्ण समाधान संभव लगता है, तो उन्हें बेड़े को वापस बुलाने और हमला रद्द करने की अनुमति थी। यामामोटो ने पर्ल हार्बर की एक जापानी जासूस द्वारा ली गई खुफिया तस्वीरों के साथ 6 दिसंबर को अंतिम तैयारियां की। शांति समाधान के बिना अगले दिन विमान वाहकों से विमान उड़ने लगे। पर्ल हार्बर हमले से पहले जापानी मिनी सबमरीन ने बंदरगाह में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन यूएसएस वार्ड ने एक को नष्ट कर दिया, जिसने प्रशांत युद्ध में पहली अमेरिकी गोलीबारी की। इससे अमेरिकियों को हमले के लिए सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी अमेरिका तक नहीं पहुंची। समय पर एडमिरल्टी तक एक अमेरिकी रडार स्टेशन ने जापानी विमानों को देखा, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह अमेरिका से आ रहे B-17 थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर्ल हार्बर में नाविक उठ रहे थे और रविवार की तैयारी कर रहे थे। नौसेना के बैंड संगीत बजा रहे थे। इसी बीच आकाश विमानों से भरने लगा। अमेरिकियों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया गया और बैंड अभी भी बज रहे थे जब पहली बम और टॉरपीडो लगे। हमले के दौरान जापानियों ने 8 अमेरिकी युद्धपोतों, 3 क्रूजरों, 3 विध्वंसकों, एक एंटी एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण जहाज और एक माइन लेयर को क्षतिग्रस्त या डुबो दिया। कई पास के अमेरिकी सेना के हवाई क्षेत्र भी हमलों से प्रभावित हुए।
वहां के विमान आधार को जमीन पर एक साथ रखा गया था, जिससे उन्हें संभावित तोड़फोड़ से बचाना आसान हो गया था। लेकिन इससे केवल बमों के कारण हुए नुकसान में वृद्धि हुई जब वे उनके बीच गिरे। कुल मिलाकर अमेरिका ने हमले के दौरान 2403 सेवा कर्मियों को खो दिया, जबकि 1000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यामामोटो द्वारा अनुवर्ती हमले को रद्द करने से आश्चर्य का तत्व खोने के बावजूद अधिक नुकसान टल गया। जापानियों ने हमले में भाग लेने का प्रयास करने वाले 29 विमान और 5 छोटे पनडुब्बियां खो दी। कुल 4 जापानी सैनिक मारे गए और एक नौसेना अधिकारी काजोस कामाकी को अमेरिकियों ने जीवित पकड़ा जब उनकी पनडुब्बी पकड़ी गई। हालांकि महत्वपूर्ण रूप से और लगभग पूरी तरह से संयोग से अमेरिका नेवी के विमान वाहक पोत बंदरगाह पर नहीं थे, इसलिए बिना नुकसान के बच गए। अगले दिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका के साथ मुलाकात की, कांग्रेस से जापान पर युद्ध की घोषणा के लिए मतदान करने का अनुरोध किया। मतदान लगभग सर्वसम्मति से युद्ध के पक्ष में था, केवल मोंटाना की प्रतिनिधि जीनेट रैंकिन के एक विरोध को छोड़कर। उन्होंने कांग्रेस से कहा, एक महिला के रूप में मैं युद्ध में नहीं जा सकती और मैं किसी और को भेजने से इनकार करती हूं। रूजवेल्ट ने अपने भाषण में 7 दिसंबर को एक कलंकित दिन बताया जो हमेशा याद रखा जाएगा। हिटलर ने पर्ल हार्बर हमले के 4 दिन बाद बिना किसी से परामर्श किए जापान के समर्थन में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा का आदेश दिया। उनका मानना था कि अमेरिका ने ब्रिटेन का समर्थन कर अपनी तटस्थता का उल्लंघन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब दृढ़ता से द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ चुका था। एडमिरल यामामोटो ने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका के साथ युद्ध शुरू करने के बाद जापान के पास अमेरिका को प्रशांत महासागर में हराने के लिए सिर्फ 6 महीने होंगे ताकि वह शांति के लिए मजबूर हो जाए। जापान में कुछ ही लोग मानते थे कि अमेरिकी मुख्य भूमि पर आक्रमण की संभावना थी, क्योंकि जापान अपने युद्ध में पहले से ही काफी फैला हुआ था, जो ज्यादातर ब्रिटिश और डच साम्राज्य के क्षेत्रों, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया को लक्षित कर रहा था। उन्होंने 6 महीने का समय दिया क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि अमेरिकी औद्योगिक परिसर को युद्ध के लिए तैयार होने में इतना ही समय लगेगा, जिसके बाद जापान अमेरिकी युद्ध मशीन का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जापानियों ने देर न करते हुए पूर्व में अपने तरीके से ब्लिट्ज़क्रीग शुरू कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमले के 24 घंटे में जापानी सैनिकों ने मलाया और हांगकांग के ब्रिटिश तथा फिलीपींस के अमेरिकी बलों पर हमला किया था। 10 दिसंबर को ब्रिटिश युद्ध क्रूजर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिपल्स जापानियों पर हमला करने गए, लेकिन जापानी विमानों ने उन्हें डुबो दिया। इस हमले ने अंततः दुनिया की नौसेनाओं को यह विश्वास दिला दिया कि विमान अब नौसैनिक युद्ध के सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में सतह के जहाजों की जगह ले रहे थे। फिलीपींस की लड़ाई में जापान के कुछ सबसे अनुभवी सैनिकों का सामना संख्या में अधिक लेकिन विविध रक्षकों से हुआ, जिनमें नियमित अमेरिकी बलों से लेकर पुलिस अधिकारी और स्वयंसेवक शामिल थे। जापानियों ने बहादुरी से रक्षा के बावजूद उन्हें जल्दी ही हरा दिया, लेकिन भूटान प्रायद्वीप में सख्त अमेरिकी प्रतिरोध के समूह अगले वर्ष मई तक जारी रहे, जब तक कि इन लोगों को प्रसिद्ध रूप से भूटान के बैटलिंग बास्टर्ड्स के रूप में जाना जाने लगा। अंततः पराजित होने के बाद अमेरिकी और फिलिपिनो लड़ाकों ने खुद को भूटान डेथ मार्च के भयावहता का सामना करते पाया, जिसमें लगभग 80,000 थके हुए और घायल पुरुषों को 70 मील तक कैद में ले जाया गया। कमजोर कैदियों को उनके साथी कैदियों द्वारा संगीन से मार दिया जाता और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हांगकांग क्रिसमस के दिन गिर गया। 1941 में चीन की तरह जनसंख्या ने खुद को जापानियों के हाथों बलात्कार और हत्या का शिकार पाया, विशेष रूप से यूरोपीय मूल के लोग। कुछ हफ्ते बाद जापानियों ने सोलोमन द्वीपों पर हमला किया, जिससे युद्ध के सबसे कड़वे अभियानों में से एक की शुरुआत हुई। सोलोमन द्वीपों को पकड़ने से जापानियों को अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक महत्वपूर्ण युद्ध आपूर्ति ले जाने वाले जहाजों पर हमला करने की अनुमति मिली। अब ऑस्ट्रेलिया जापानियों के हमले से गंभीर रूप से खतरे में था, जो 3 मार्च 1942 को महसूस हुआ, जब जापानी विमानों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ब्रूम में ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई विमानों पर हमला किया। 8 फरवरी 1942 को
जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश सिंगापुर पर हमला शुरू किया। मजबूत रक्षा के बावजूद 1 सप्ताह से कुछ अधिक में गैरिसन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हांगकांग की तरह जनसंख्या ने भी भयानक क्रूरता का अनुभव किया, जिसमें एक घटना में अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों को बायोनेट से मारा गया। 1 महीने बाद बर्मा अभियान शुरू हुआ, जिसमें जापानियों का लक्ष्य रंगून बंदरगाह को सुरक्षित करना और चीन के लिए सप्लाई रूट्स बंद करना था। भारतीय और बर्मी राष्ट्रवादी सेनाओं ने जापानियों का साथ दिया, जो अपने देशों से ब्रिटिशों को निकालना चाहते थे। थाईलैंड की एक सेना ने जापानियों का समर्थन किया, परंतु वहीं उनकी प्रगति धीमी पड़ने लगी। घने जंगल और कठोर मौसम ने यहां की लड़ाई को कड़वा, दर्दनाक और धीमा बना दिया। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जापानी मित्र राष्ट्रों की रक्षा को भेदने में विफल रहे। बर्मा अभियान युद्ध के अंत तक जारी रहा, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जापानियों को धीरे धीरे पीछे धकेला। 18 अप्रैल को अमेरिका ने जापानी गृह द्वीपों पर साहसी हमला किया। अमेरिकी वायुसेना के B-25 मिशेल बम वर्षक विमानों को यूनाइटेड स्टेट्स शिप यूआईकी शिप हॉर्नेट से उड़ाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डुलिटल के नेतृत्व में 16 बम वर्षक टोक्यो, योकोहामा, योकोसुका, नागोया, कोबे और ओसाका के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विभाजित हुए और फिर चीन की ओर उड़ान भरी। इस छापे ने रणनीतिक रूप से कम हासिल किया, लेकिन जब जापानी प्रशांत महासागर में अजेय लग रहे थे, तब इसने अमेरिकी मनोबल को बढ़ाया। समुद्र में अमेरिकी नौसेना अपनी सेनाओं को तेजी से जुटा रही थी, ताकि जापानी को अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बढ़ने से रोका जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मई 1942 को कोरल सागर की लड़ाई में अमेरिकी और जापानी जहाजों के बीच मुठभेड़ हुई। इस लड़ाई में विमानों को मुख्य साधन माना गया और यह इतिहास की पहली नौसैनिक लड़ाई थी जिसमें दोनों पक्षों के जहाज एक दूसरे को देखे बिना ही लड़े। अमेरिका को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। यूएसएस लेक्सिंगटन विमान वाहक भी नष्ट हुआ, मगर उन्होंने जापानी अग्रिम को अस्थायी रूप से रोक दिया और 2 जापानी वाहकों को क्षतिग्रस्त किया, जिन्हें मरम्मत के लिए वापस जाना पड़ा। 3 जून को जापानी सेना ने अलास्का के निकट अटू और किस्का द्वीपों पर हमला किया, ताकि सोवियत संघ और चीन को सहयोगी शिपिंग में बाधा डालने के लिए एक आधार स्थापित किया जा सके। अगस्त 1943 में अमेरिकी और कनाडाई सेना द्वारा द्वीपों से जापानी सेना को हटाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। कोरल सागर की लड़ाई के बाद 2 वाहकों का युद्ध से पीछे हटना महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब 4 जून 1942 को मिडवे द्वीप की लड़ाई में अमेरिकी और जापानी नौसेना बलों ने फिर से मुलाकात की। मिडवे द्वीप जापान द्वारा हवाई पर हमला करने से पहले अंतिम लक्ष्यों में शामिल था, इसलिए यह दोनों पक्षों के लिए अहम था। जिन्होंने अपने वाहक बलों का अधिकांश हिस्सा तैनात किया। जापानियों के पास 4 विमान वाहक थे, जबकि उनके पास 6 होने चाहिए थे। पिछली लड़ाई में हुए नुकसान के कारण ऐसा नहीं हुआ, वहीं अमेरिकियों के पास केवल 3 थे। इसके बाद हुई हवाई लड़ाइयों में इतिहास की कुछ सबसे तीव्र लड़ाइयां देखी गईं। अमेरिकियों ने टॉर्पीडो बम वर्षकों से जापानी वाहकों पर हमला किया, जिन्होंने रक्षात्मक आग का सामना किया। फिर भी अमेरिकी डाइव बम वर्षक लगभग बिना विरोध के जापानी वाहकों पर ठोकर खा गए और हमला किया। वाहकों के लकड़ी के डेक गोला बारूद और विमानन ईंधन से ढके थे, जिससे बम विस्फोट का प्रभाव काफी बढ़ गया। जापानियों ने इस युद्ध में अपने सभी 4 वाहक खो दिए, जिससे वे कभी उभर नहीं पाए, जबकि अमेरिकियों ने केवल 1 वाहक खोया, यूएसएस यॉर्कटाउन। जापानियों को अंततः रोक दिया गया था और अब अगस्त में ग्वाडलकैनाल द्वीप के खिलाफ अमेरिकी आक्रमण के साथ जापान को वापस धकेलने के लिए धीमी द्वीप छलांग अभियान शुरू हुआ। यामामोटो सही थे। 6 महीने की जीत के बाद जापानियों ने पहल खो दी और स्थिति उनके खिलाफ हो गई। वह जापान की हार नहीं देख पाए, क्योंकि उनका विमान 18 अप्रैल 1923 को अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा मार गिराया गया था। रोमेल की यादें सहयोगी देशों और उनके अपने देश में समान रूप से सम्मानित है। नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की भागीदारी जनवरी के अंत तक पहले अमेरिकी सैनिकों के ब्रिटेन पहुंचने के साथ शुरू हुई। इस दौरान
जर्मनी की यू बोट्स को अब अमेरिकी तटरेखा तक अभियान चलाकर बंदरगाह छोड़ते काफिलों पर हमला करने की अनुमति मिली। अब यू बोट कमांडरों को अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई युद्धपोतों से निपटना पड़ा जो उनका शिकार कर रहे थे। इसके बावजूद यू बोट्स ने मित्र राष्ट्रों को भारी क्षति पहुंचाना जारी रखा। 1942 की शुरुआत मानव इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हुई। पहली घटना 1 जनवरी को हुई जब 26 देशों ने बिना किसी धुरी शक्ति के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र असफल लीग ऑफ नेशंस का स्थान लेने और भविष्य में विश्व मामलों में अधिक अधिकार के साथ हस्तक्षेप करने के लिए था। 3 सप्ताह बाद एक और घटना हुई जो अधिक गंभीर थी। 20 जनवरी को वंसी सम्मेलन में रेनहार्ड हेड्रिक के नेतृत्व में प्रमुख नाजी नेताओं ने नाजी नियंत्रित इलाकों में यहूदियों और अन्य अवांछित लोगों के खिलाफ अंतिम समाधान लागू करने पर चर्चा की। इससे बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से गैस का उपयोग करके समाप्त करने की नीति स्थापित करने में मदद मिली। हेड्रिक की हत्या तीसरे राय की महत्वाकांक्षाओं के पूरी तरह फलीभूत होने से पहले ही कर दी गई थी। 5 महीने बाद चेक स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश द्वारा आयोजित हमले में उनकी हत्या कर दी, ठीक उन दिनों जब ऑस्विट्ज में गैसिंग शुरू हुई थी। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनों और एक्सिस सहयोगियों ने सोवियत संघ के खिलाफ नई ग्रीष्मकालीन आक्रमण की तैयारी की, जो शुरुआती लड़ाइयों के झटकों से उबर रहा था। लेनिनग्राड में जर्मन सेना द्वारा शहर की घेराबंदी के बावजूद वहां की जनता ने हठधर्मिता से आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। मई में जर्मनों ने यूक्रेन में क्रीमिया में एक सफल आक्रमण शुरू किया और फिर जून में उन्होंने सेवस्तोपोल की घेराबंदी की, जो 3 जुलाई तक टिका रहा। फिर जर्मनों ने वोल्गा नदी के किनारे एक शहर में दबाव डाला, जिसका नाम पूर्वी मोर्चे की क्रूर प्रकृति का पर्याय बन जाएगा, स्टालिनग्राद। शहर का नाम नेता के नाम पर होने के कारण सोवियत लोग जर्मनों से शहर को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, न सिर्फ रणनीतिक बल्कि प्रतीकात्मक कारणों से भी। अगस्त 1942 के अंत और फरवरी 1943 की शुरुआत के बीच दोनों पक्षों ने खंडहर बने शहर के नियंत्रण के लिए घर घर संघर्ष किया। नवंबर 1942 में सोवियतों ने स्टालिनग्राड में लड़ती जर्मन छठी सेना का समर्थन करने वाली रोमानियाई और हंगेरियन इकाइयों पर हमला किया, उन्हें घेर लिया और उनकी आपूर्ति काट दी। हवाई मार्ग से जर्मनों को रसद पहुंचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। फरवरी तक एक और कड़ाके की रूसी सर्दी में जर्मनों ने युद्ध हार दिया था। शहर के लिए युद्ध में लगभग 2 मिलियन सैनिक और नागरिक खो जाएंगे। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश और कनाडाई बलों ने फ्रांसीसी बंदरगाह डयप्पे पर छापा मारने की योजना बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य यह साबित करना था कि कब्जे वाले फ्रांस पर मित्र देशों का हमला संभव था। यह स्टालिन को आश्वस्त करने के लिए था कि पश्चिमी सहयोगी एक और मोर्चा खोलकर उनकी सेनाओं को राहत देने को प्रतिबद्ध है। 19 अगस्त को शुरू हुए इस छापे में लगभग 60% बल मारे गए, पकड़े गए या घायल हुए। यह एक आपदा जैसा था। हालांकि यह अभियान अपने तात्कालिक लक्ष्यों को पाने में असफल रहा, लेकिन इससे सहयोगियों को भविष्य के लिए बड़े उभयचर हमलों के बारे में कीमती सबक मिले। अंतर्युद्ध वर्षों के दौरान विमान प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति हुई। विशेष रूप से बम वर्षक विमान बड़े, तेज, ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम और पूरे यूरोपीय महाद्वीप की लंबाई में अधिक बमभार ले जाने में सक्षम हो गए। जब युद्ध छिड़ा तो और भी शक्तिशाली 4 इंजन वाले बम वर्षक जैसे अमेरिकी B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और ब्रिटिश एवरो लैंकेस्टर ड्राइंग बोर्ड पर थे। लेकिन समस्या यह थी कि ऊंचाई से लक्ष्य पर बम गिराने का कोई वास्तव में सटीक तरीका नहीं था। डाइव बमबारी छोटे विमानों जैसे जंकर Ju-7-8 स्टुका द्वारा टैंक के आकार के लक्ष्य पर बम डालने का एक तरीका था। इसका मुख्य तौर पर सेना का समर्थन या जहाजों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंततः इन कृत्यों से होने वाली मौतों की संख्या इतनी अधिक मानी गई कि यह बचे हुए लोगों को भयभीत कर देगी, जिससे सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी और देश कार्य करने में असमर्थ होकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाएगा। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि कालीन बमबारी, क्षेत्र निषेध, रणनीतिक बमबारी,
लेकिन यह सरकार द्वारा स्वीकृत आतंकवाद का एक रूप था, जिसके कई समर्थक दुनिया भर की वायु सेनाओं में थे। हिटलर और नाजी नेतृत्व जर्मनी के बाहर के लोगों को निम्न मानकर उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को दर्शाने वाली रणनीतियों में विश्वास करते थे। नाजियों ने स्पेनिश गृह युद्ध और पोलैंड आक्रमण के दौरान विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। दोनों मामलों में जर्मन विजयी रहे, लेकिन इसका कारण जमीनी घटनाएं थी, न कि जर्मन सेना। ब्रिटेन की लड़ाई में यह अवधारणा पहली बार लागू हुई जब जर्मन बम वर्षकों ने लंदन, कोवेंट्री, लिवरपूल, कार्डिफ और बेलफास्ट जैसे ब्रिटिश शहरों पर हमला किया। सितंबर 1940 से मई 1941 तक ब्लिट्स नाम से जाने जाने वाले हमले में जर्मन बम वर्षकों ने ब्रिटिश शहरों पर आक्रमण कर ब्रिटेन के युद्ध जारी रखने के संकल्प को तोड़ने की कोशिश की। ब्लिट्स के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश नेताओं को लगा कि जर्मनों के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग शहरों से भागकर सबवे स्टेशनों में शरण ले रहे थे, जिसे सरकार रोकना चाहती थी। अन्य शहरों पर हमले के बाद लोग वापस लौटने लगे, सिवाय उन बच्चों के जिन्हें युद्ध काल में निकाला गया था। सामाजिक व्यवस्था के पतन का डर सच नहीं हुआ। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला करने की तैयारी की, तो लुफ्तवाफे ने पूर्वी और अफ्रीकी अभियानों के लिए अपने बम वर्षक बल का अधिकांश हिस्सा वापस ले लिया। ब्लिट्स में 45,000 से अधिक लोग मारे गए, परंतु इससे ब्रिटिश संकल्प और मजबूत हुआ, जो अब खोए हुए लोगों का बदला लेने की मांग कर रहा था। कई पर्यवेक्षकों के लिए ब्लिट्स की विफलता ने जनसंख्या को आतंकित कर आत्मसमर्पण करने की रणनीति की कमियां उजागर की। ब्रिटेन के कुछ इंजीनियर, जैसे प्रतिभाशाली बार्न्स वॉलेस, मानते थे कि उनके पास सटीकता की समस्या का समाधान है, सुपर हेवी बॉम्बर्स द्वारा ले जाए जाने वाले भारी बम बनाने का प्रस्ताव। ये भारी बम अपने लक्ष्य बिंदुओं से हल्के बमों की तरह भटकते नहीं थे, जिससे उनके गिरने की जगह का अनुमान लगाना आसान और सटीकता बढ़ जाती थी। युद्धोत्तर काल में वॉलेस के प्रस्ताव सही साबित हुए। जब ब्रिटिश बम वर्षक ऊंचाई से संकरे पुलों और जहाजों जैसे लक्ष्यों पर संशोधित लैंकेस्टर्स द्वारा गिराए गए 22,000 पाउंड के ग्रैंड स्लैम बमों से हमला कर पाए। वॉलेस और उनके समर्थक जर्मनी के कारखानों और शिपयार्ड पर हमला करने के लिए सुपर भारी बम वर्षकों का बेड़ा बनाना चाहते थे, ताकि उन्हें युद्ध उपकरण बनाने से रोका जा सके। लेकिन उन्हें कुछ आरएएफ नेताओं की खुली दुश्मनी का सामना करना पड़ा, जो अभी भी क्षेत्र बमबारी को महत्वपूर्ण मानते थे। एयर मार्शल सर आर्थर हैरिस, जिन्होंने 1941 में रॉयल एयर फोर्स बॉम्बर कमांड का कार्यभार संभाला, विशेष रूप से इसकी क्षमता में विश्वास करते थे। चर्चिल द्वारा समर्थित हैरिस ने आरएएफ से जर्मनी को घुटनों पर लाने के प्रयास में प्रमुख जर्मन शहरों पर क्षेत्र बमबारी शुरू करने का आह्वान किया, जिसमें संचालन मिल नोवेचेंटोस क्वारेंटा वाइडोस में शुरू हुआ। अब अमेरिकी सेना वायुसेना द्वारा समर्थित सोवियत संघ ने भी बर्लिन सहित जर्मन शहरों पर बम वर्षकों के साथ आंतरायिक रूप से हमला किया, लेकिन यह पश्चिमी सहयोगियों के साथ संयोजन में नहीं था और अक्सर प्रतिशोध या प्रचार उद्देश्यों के लिए था। हैरिस ने अपने अभियान में ब्लिट्स का औचित्य साबित किया, कहा कि नाजी इस बचकाने भ्रम में थे कि वे सबको बमबारी करेंगे, पर उन्हें कोई नहीं करेगा। उन्होंने हवा बोई और अब वे बवंडर काटने जा रहे हैं। हैरिस ने ब्लिट्स से गलत सबक सीखा। पहले उनका मानना था कि नाजी जर्मनी जैसे एक तानाशाही शासन के तहत रहने वाली जनता एक निरंतर बमबारी अभियान के तहत टूट जाएगी, क्योंकि स्वतंत्र होने की इच्छा नाजियों के प्रति नाराजगी बढ़ने के साथ मजबूत होगी। दूसरा, उनका मानना था कि जर्मन लुफ्तवाफे के पास ऐसा अभियान सफल करने हेतु पर्याप्त बम वर्षक बल नहीं था, क्योंकि वह मुख्यतः जर्मन सेना के समर्थन हेतु संगठित था, न कि रणनीतिक अभियानों के लिए जैसा आरएएफ विकसित हो रहा था। शुरुआत में हैरिस और उनके समर्थक अपने बमबारी अभियान के परिणामों से निराश थे। उन्होंने नेविगेशन की समस्याओं का हवाला दिया, जो खासकर रॉयल एयर फोर्स के लिए परेशानी का सबब था, जो जर्मन लड़ाकू विमानों से बचने के लिए रात में बमबारी करते थे। समय के साथ नेविगेशनल बीकन और विमान पर रडार के इस्तेमाल से इसका समाधान होगा। अमेरिकी वायुदल, जिन्होंने अपने आरएएफ समकक्षों की तुलना में
बेहतर सुरक्षा के साथ बमवर्षक उड़ाए, दिन के उजाले में उड़ान भरी, जिससे नेविगेशनल सटीकता में काफी सुधार हुआ। लेकिन लक्ष्य को मारना अभी भी कठिन था और बमवर्षकों को दुश्मन के लड़ाकू विमानों द्वारा लगभग पूरे रास्ते वहां और वापस फिर से परेशान किया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। शुरुआती दिनों में नुकसान इतना भारी था कि एक समय पर अमेरिका ने दिन के ऑपरेशनों को छोड़ने और आरएएफ के साथ रात में शामिल होने पर विचार किया। कुछ अमेरिकी बमवर्षक परीक्षण के लिए आरएएफ के साथ रात के मिशन पर उड़ रहे थे। हैरिस का विचार था कि अधिक विमानों को हवा में भेजकर नीचे की तबाही बढ़ाई जा सकती है और विमानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। ऑपरेशन मिलेनियम की शुरुआत हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा आरएएफ बमवर्षक कमांड के लगभग सभी विमानों को एक ही शहर कोलोन के खिलाफ आसमान में भेजने की साहसिक योजना थी। 30 मई 1942 को शहर को उस समय तक के इतिहास में सबसे केंद्रित एकल हवाई हमले का सामना करना पड़ा। 2.5 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों ने जर्मन शहरों को नष्ट किया, मानते हुए कि इससे जर्मनी हार जाएगा। लेकिन लंदन के ब्लिट्स की तरह इससे जर्मन जनता की दृढ़ता बढ़ी और मित्र राष्ट्रों के कई संसाधन बंधे रहे। हालांकि इसने जर्मनी के औद्योगिक परिसर का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया, जिससे उन्हें कारखाने पहाड़ों या ग्रामीण क्षेत्रों में छिपाने पड़े। हालांकि जर्मन युद्ध उत्पादन रोकने और विरोधी नाजी विद्रोह भड़काने में विफल रहा, लेकिन लाखों नागरिकों की मौत हुई, जिससे कुछ इतिहासकार अब मित्र राष्ट्रों की बमबारी को युद्ध अपराध मानते हैं। जापान भी इस तरह की विनाश से ऊपर से नहीं बचा, जो युद्ध के चलते और भी तीव्र हो गया और जापानी गृहद्वीप मित्र राष्ट्रों के बमवर्षकों की पहुंच में आ गए, जैसे कि अद्भुत बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस। अमेरिकी बमवर्षकों ने जापानी शहरों पर हजारों टन आग लगाने वाले उपकरण गिराए, जो लकड़ी से बने थे। इससे बड़े पैमाने पर आग के तूफान शुरू हुए, जो हमले के बाद भी फैलते रहे। 9 मार्च 1945 को टोक्यो पर 334 B-29 विमानों का एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें आग लगाने वाले हथियार गिराए गए, जिनकी आग से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसे इतिहास का सबसे घातक हवाई हमला बना दिया। युद्ध के ज्यादातर समय मित्र राष्ट्रों के बमवर्षक दलों को नायक माना जाता था, क्योंकि कुछ समय तक केवल वही नाजी जर्मनी और जापान के खिलाफ सीधे युद्ध में शामिल थे। परंतु युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की बमबारी के परिणामों की तस्वीरें देखने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका की जनता बमवर्षक दलों के खिलाफ हो गई। हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण करने और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का निर्णय उस समय लिया गया जब रोमेल की अफ्रीका कोर अभी भी अफ्रीका में ब्रिटिश 8वीं सेना से लड़ रही थी, जिसे हमेशा के लिए डेजर्ट रेड्स के रूप में जाना जाएगा। ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेनाओं ने M3 ग्रांट और M4 शेरमैन जैसे उन्नत अमेरिकी टैंक बड़ी संख्या में प्राप्त करना शुरू किया, जिससे जर्मन टैंक बलों के मुकाबले संतुलन काफी सुधरा। अमेरिका नाजी जर्मनी के खिलाफ जुट जाने के बाद रोमेल को समझ आया कि अब विलासिता का समय नहीं था। उसे ब्रिटिश के खिलाफ जीत हासिल करनी थी और अमेरिकी सैनिकों के आने से पहले उत्तरी अफ्रीका को सुरक्षित करना था। इस दौरान उसे लगातार आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिटलर ने सोवियत संघ पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। 1942 में रोमेल ने एक नया आक्रमण शुरू किया और ब्रिटिश सेना को मिस्र से पीछे धकेलना शुरू किया। एक नेता के रूप में उनकी प्रतिभा कम संसाधनों के साथ ज्यादा हासिल करने से उजागर हुई, लेकिन ईंधन की कमी हमेशा उनके लिए समस्या रही और आगे बढ़ने की गति धीमी कर देती थी। 13 अगस्त को डेजर्ट राइट्स को नया कमांडर मिला। फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी रोमेल की तरह एक रणनीतिक विशेषज्ञ थे, जिनका व्यक्तित्व उनकी कौशल के अनुरूप था। अपने आदमियों और जनता के बीच स्नेहपूर्वक मोंटी के नाम से जाने जाने वाले उन्होंने एक अनोखी 2 बैज वाली बेरेट पहनी, एक विशेष रूप से संशोधित M3 टैंक में घूमते थे और अपने कार्यालय में रोमेल की एक तस्वीर रखते थे, ताकि जब भी वह अपनी योजनाएं बनाते उन्हें अपने दुश्मन की याद दिला सके। एक परंपरा जो आज भी अमेरिकी और ब्रिटिश टैंक इकाइयों द्वारा बनाए रखी जाती है। अगस्त 1942 तक ब्रिटिश सेनाएं एल अलामीन में घिरी थी,
जहां रोमल ने नील नदी तक पहुंचने का अंतिम प्रयास किया। हालांकि अच्छी तरह से तैयार ब्रिटिश रक्षा ने हमले को विफल होते देखा और इसलिए रोमल ने उन्हें दक्षिण की ओर से घेरने की कोशिश की, जिससे उनकी सेना का ईंधन खत्म हो गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अंततः अक्टूबर 23 को मोंटी ने एल अलामीन से अपनी बड़ी जवाबी हमला शुरू किया। यह एक अविश्वसनीय 900 तोपों की बमबारी के साथ शुरू हुआ, जिसने जर्मनों को कई दिनों तक संतृप्त कर दिया, इससे पहले कि मोंटी के टैंक आगे बढ़े। कई कड़वी लड़ाइयों के बाद और नए अमेरिकी विमानों द्वारा समर्थित एक पुनर्जीवित आरएएफ की मदद से, जो रेगिस्तान के ऊपर आसमान पर हावी थे, रोमल ने मोंटी के पीछा करते हुए अपनी लंबी वापसी शुरू की। मोंटी ने रोमल को लीबिया में वापस धकेला। 8 नवंबर 1942 को जर्मन जनरल के लिए और भी बुरी खबर आई, जब अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने लीबिया के पश्चिम में मोरक्को और अल्जीरिया में लैंडिंग की। अचमेच ऑपरेशन टॉर्च नामक यह लैंडिंग पहली बड़ी अमेरिकी ब्रिटिश संयुक्त ऑपरेशन थी और यह अमेरिकी कमान के तहत थी, जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर। इस प्रकार रोमल की सेना जितना पश्चिम की ओर पीछे हटती गई, उतना ही वह आइजनहावर की सेना के करीब आती गई, जो भी उसकी ओर बढ़ रही थी। आने वाले साल रोमल 2 मोर्चों पर विशाल मित्र देशों की सेनाओं के खिलाफ एक निराशाजनक लड़ाई लड़ेगा। उसे आपूर्ति की कमी और हिटलर से निपटना होगा, जिसकी अफ्रीका में रुचि कम हो रही थी। जब हिटलर ने रोमल के लिए आपूर्ति जारी की, तो उन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना बलों द्वारा रोका जा रहा था, जो भूमध्य सागर में फैल रहे थे। अप्रैल 1923 तक अफ्रीका में अभियान हार गया था। हिटलर ने तीसरे राइख के एक प्रतिष्ठित जनरल रोमल को खोना नहीं चाहा और उन्हें जर्मनी वापस बुला लिया। मई 1923 में अफ्रीका कोर ढह गया। उत्तरी अफ्रीका में हार ने नाजी अधिकृत यूरोप के दक्षिण और इटली को मित्र राष्ट्रों के हमलों के लिए खुला छोड़ दिया और भूमध्य सागर के उपयोग से भी रोक दिया। रोमल बाद में हिटलर की हत्या की साजिश में फंसने के बाद आत्महत्या कर लेंगे। अब मित्र राष्ट्र आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। सोवियत संघ अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद पश्चिमी मित्र राष्ट्रों से यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने की मांग करता रहा। अमेरिकियों ने सहमति जताई और फ्रांस पर जल्द से जल्द हमला करना चाहा। चर्चिल का मानना था कि यूरोप में नया मोर्चा खोलने के लिए इटली सर्वोत्तम स्थान होगा। बेनिटो मुसोलिनी की सत्ता कमजोर हो रही थी और चर्चिल का मानना था कि इटली पर हमला करने से उनकी सरकार गिर जाएगी और संगठित प्रतिरोध भी खत्म हो जाएगा। इसी कारण से उन्होंने इटली को यूरोप का नरम पेट कहा। कैसाब्लांका सम्मेलन में उन्होंने रूजवेल्ट को हमले का समर्थन देने को मनाया। 9 जुलाई 1934 को ऑपरेशन हस्की में अमेरिकी और ब्रिटिश पैराट्रूपर्स व उभयचर सेनाएं सिसिली के दक्षिण में उतरी और उत्तर की ओर बढ़ी। ब्रिटिश ने आक्रमण से पहले एक सफल भ्रामक अभियान चलाया, जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल किया गया। प्रयास केंद्रित किए सिसिली पर नहीं। 1 महीने से कम में पूरा द्वीप मित्र देशों के नियंत्रण में था, जिससे यह मुख्य भूमि इटली पर उनके आक्रमण का आधार बन गया, जो 3 सितंबर को शुरू हुआ। मित्र देशों की सेनाएं पहले इटली के हील पर तारांटो में उतरी, फिर 1 हफ्ते बाद कालाब्रिया और सालर्नो में। चर्चिल की भविष्यवाणी के अनुसार इटली अस्थिर हो रहा था और 24 जुलाई 1943 को एक राजनीतिक तख्ता पलट में मुसोलिनी सत्ता से हटा दिए गए। नई इतालवी सरकार ने मित्र देशों के साथ गुप्त रूप से युद्ध विराम की वार्ता शुरू की, उनकी सेनाओं के इटली में उतरने से पहले। 8 सितंबर को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। जर्मनों ने समझ लिया कि क्या हो रहा है और उन्होंने प्रमुख रक्षात्मक स्थानों पर कब्जा करने और संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण इतालवी सेना को निरस्त्र करने के लिए कदम उठाए। सहयोगियों के बीच लड़ाई शुरू हुई और 9 सितंबर को जर्मन विमानों ने इतालवी युद्धपोत रोमा को हवाई लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों से डुबो दिया, जो इस प्रकार का पहला हमला था। ग्रीक द्वीप केफालोनिया पर इतालवी सेनाओं ने जर्मन सैनिकों के साथ 1 हफ्ते से अधिक समय तक लड़ाई की और हारने के बाद हजारों इतालवी कैदियों का जर्मनों द्वारा नरसंहार किया गया। 12 सितंबर 1934 को मुसोलिनी को जर्मन विशेष बलों ने एक छापे में जेल से बचाया और उत्तरी इटली, जो जर्मन नियंत्रण में था, ले गए।
इटली एक वास्तविक गृहयुद्ध की स्थिति में था, जहां मित्र राष्ट्रों के समर्थक दक्षिण, नाजी समर्थक उत्तर से लड़ रहे थे, जिसे इतालवी सामाजिक गणराज्य कहा जाता था। 1943 तक, क्रिसमस तक इटली को तेजी से पार करने की उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि जर्मनों और उनके इतालवी सहयोगियों ने विंटर लाइन के साथ एक मजबूत रक्षा का आयोजन किया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोंटे कैसिनो मठ की रक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित 3 रक्षात्मक लाइनों की एक श्रृंखला थी। मित्र राष्ट्र मोंटे कैसिनो के लिए 4 महीने से अधिक लड़ेंगे, फिर 1933 के अंत तक उत्तर की ओर धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे। जर्मनों को सोवियत संघ से बाहर खदेड़ने के लिए सोवियतों ने लड़ाई जारी रखी, जबकि पश्चिमी मित्र राष्ट्र इटली में लड़ रहे थे। 5 जुलाई 1943 को जर्मनों ने ऑपरेशन सिटाडेल शुरू किया, जिससे कुर्स्क की लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने इतने टैंक बल इस्तेमाल किए कि यह इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई बन गई। सोवियतों को पता था कि लड़ाई कुर्स्क सैलेंट में होगी, इसलिए उन्हें रक्षा की तैयारी का समय मिला। जर्मन रणनीतिक अग्रिम पहली बार विफल हुआ। ऊर्जावान और पुनर्गठित सोवियत बल अब अपनी गलतियों से सीखकर जर्मनों के खिलाफ पहल कर रहे थे। पूर्वी मोर्चे पर गति खोने और मित्र देशों की सेनाओं के इटली में आगे बढ़ने से नाजी जर्मनी गिरता जा रहा था। प्रशांत महासागर में जापान की स्थिति खराब थी। वे अपने ग्रह द्वीपों की ओर पीछे हट रहे थे, जो अब भारत और चीन से उड़ान भरने वाले नए B-29 सुपर फोर्ट्रेस बम वर्षकों द्वारा हवाई हमलों का शिकार बन गए थे। जनवरी 1944 में सोवियत सेना ने आखिरकार लेनिनग्राद की नाकाबंदी तोड़ दी। शहर ने लगभग 2.5 साल तक संघर्ष किया और सीमित टैंक उत्पादन भी जारी रखा, लेकिन इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए। विशाल सोवियत सेना अब पश्चिम की ओर बढ़ने लगी, जर्मनों और उनके सहयोगियों को पीछे धकेलते हुए। 26 मार्च को सोवियत सैनिकों ने जर्मनों का पीछा करते हुए रोमानिया में प्रवेश किया और 1 महीने बाद क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इटली में मोंटे कैसिनो के मठ के आसपास जर्मनों के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लड़ाई शुरू हुई। जनवरी और मई के बीच मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी इटली में जर्मनों की महत्वपूर्ण रक्षा लाइनों पर 4 प्रमुख हमले की। जर्मनों के दृढ़ प्रतिरोध ने उन्हें पीछे धकेल दिया, लेकिन अंततः 18 मई 1944 को मित्र राष्ट्रों ने 32.19 किलोमीटर की एक रेखा के साथ सफलता हासिल की। इस जीत में मित्र राष्ट्रों ने 55,000 लोग खोए और प्राचीन मठ पर उनके युद्धक विमानों द्वारा की गई बमबारी की काफी आलोचना हुई। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं मोंटे कैसिनो में लड़ते हुए एक अन्य मित्र सेना ने मुख्य जर्मन रक्षा लाइनों को पार करने के लिए एनजीओ में उतरी। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल जॉन लुकास के नेतृत्व में यह था, और लैंडिंग ऑफ समुद्र तट पर मुख्यालय बनाने के बावजूद मित्र राष्ट्रों को मई तक रोका गया। तब तक लुकास को कमान से हटा दिया गया था। कैसिनो में जीत और एनजीओ से बाहर निकलने के साथ मित्र राष्ट्र रोम की ओर बढ़े। पहले अमेरिकी सेना की टुकड़ियां 4 जून को शहर पहुंची। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने बर्मा में ब्रिटिश सेनाओं पर हमला कर उन्हें भारत की ओर धकेल दिया। प्रारंभिक लाभ और जंगल युद्ध की क्रूरता के बावजूद जापानियों को रोका गया और पीछे धकेल दिया गया। यह जापानियों द्वारा शुरू किए गए अंतिम बड़े आक्रमणों में से एक था। प्रशांत महासागर में द्वीप हॉपिंग अभियान के दौरान कई जापानी गैरिसन आपूर्ति से वंचित हुए, क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा जापानी द्वीपों की नाकाबंदी प्रभावी हो रही थी। फिर भी कट्टरपंथी जापानियों ने मित्र राष्ट्रों को हर इंच जमीन के लिए कीमत चुकवाई। स्टालिन पश्चिमी मोर्चा खोलने की मांग कर रहे थे, ताकि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से उनकी सेनाओं पर का दबाव कम हो सके। तानाशाह ने सहायकों से कहा कि पश्चिम जानबूझकर एक मोर्चा खोलने में देरी कर रहा था, ताकि सोवियत सेनाओं को कमजोर किया जा सके। 1944 तक पश्चिमी सहयोगी आखिरकार किले यूरोप पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जिससे जर्मनों और उनके धुरी समर्थकों को 3 युद्ध मोर्चों पर संसाधन लगाने पर मजबूर किया। हिटलर की ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना के अनुसार सहयोगियों को पता था कि इंग्लिश चैनल को पार करने का प्रयास
गर्मियों के महीनों में ही करना होगा, क्योंकि बाद का मौसम बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ब्रिटेन 1944 की पहली छमाही में इतिहास का सबसे बड़ा मंचन स्थल बन गया। जैसे हर खाली जमीन को हवाई पट्टी या टैंक और ट्रक पार्किंग में बदला जा रहा था, जानते हुए कि जर्मन विमान अभी भी यूके पर नजर रख रहे थे। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन खुफिया को भ्रमित करने के लिए चतुर तरीके तैयार किए, जैसे कि फुलाए जाने वाले टैंक और लकड़ी के हवाई जहाज जो ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में वास्तविक दिखते थे। मित्र राष्ट्रों ने तैयारियों के शुरू होते ही योजना और उपकरणों में कमियों को दूर करने हेतु एक ड्रेस रिहर्सल करने का निर्णय लिया। 27 अप्रैल 1944 को ऑपरेशन टाइगर के तहत डेवोनशायर तट पर हमले की योजना बनाई गई थी। यह अभ्यास एक आपदा साबित हुआ। पहले एक अव्यवस्थित दृष्टिकोण का मतलब था कि कुछ सैनिक समुद्र तटों पर पहुंच रहे थे, जबकि नौसेना की तोपों की आग अभी भी रेत पर गिर रही थी, जो डी डे पर उन्हें मिलने वाली दमनकारी आग का अनुकरण कर रही थी। अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों के बीच रेडियो आवृत्तियों को साझा न करने से एक दूसरे के साथ संवाद में उलझन और कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंततः रात में अभ्यास को जर्मनी के तेज ई बोट्स के हमले ने बाधित किया, जिससे सैकड़ों जवान मारे गए। अभ्यास की विफलता काफी गंभीर थी कि डी डे को लगभग रद्द करना पड़ा था, क्योंकि नॉर्मंडी आक्रमण योजना से वाकिफ कई उच्च स्तरीय अधिकारी हमले के बाद लापता थे और आशंका थी कि उन्हें पकड़ लिया गया है। अंततः जून 1944 तक मित्र राष्ट्र आक्रमण के लिए तैयार थे। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का नेतृत्व सुप्रीम एलाइड कमांडर जनरल ड्वाइट टी आइजनहावर ने किया था। इमना आइजनहावर ने निर्णय लिया कि सैनिकों को नॉर्मंडी में उतारा जाएगा, न कि अधिक स्पष्ट विकल्प कैलाइस में, जो यूके और फ्रांस के बीच एक छोटा सफर था। आरएएफ और यूएसएईएफ ने जर्मनों के तथाकथित अटलांटिक युद्ध के साथ रक्षा को कमजोर करने में महीनों बिताए थे, जबकि फ्रांसीसी प्रतिरोध ने क्षेत्र में जर्मन बलों पर खुफिया जानकारी एकत्र की, साथ ही परिवहन लिंक की तोड़फोड़ भी की। 6 जून को मित्र राष्ट्रों के पैराट्रूपर्स ने नॉर्मंडी पर एक विशाल हवाई आक्रमण के साथ डी डे की शुरुआत की। जर्मन रक्षकों को घेरने के लिए तट पर उन्हें पैराशूट से उतारा गया। सुबह के शुरुआती घंटों में मुख्य उभयचर बल ने 5 समुद्र तटों पर लैंडिंग की, जिनमें हर एक का अलग कोड नेम था। अमेरिकी समुद्र तटों के नाम यूटा और ओमाहा थे। ब्रिटिश समुद्र तटों के नाम गोल्ड और स्वॉर्ड थे। कनाडाई समुद्र तट का नाम जूनो था। तीव्र लड़ाई और भारी हताहतों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने समुद्र तट को सुरक्षित कर लिया था और पश्चिमी मोर्चा खोल दिया था। पिछले अनुभवों ने मित्र राष्ट्रों को अच्छी तरह से सिखाया था कि उभयचर अभियानों को कैसे सबसे अच्छे तरीके से संचालित किया जाए, जो कि नाजी अधिकृत यूरोप पर इस आक्रमण में परिणत हुआ। 3 मोर्चों पर मित्र राष्ट्र जर्मनों को उनके मातृभूमि की ओर पीछे धकेल रहे थे। संख्यात्मक लाभ के बावजूद जो मित्र राष्ट्रों को प्राप्त था, जर्मन अभी भी अपनी असाधारण तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। डी डे के 1 हफ्ते बाद पहले V1 उड़ने वाले बम लंदन पर गिरने लगे। हालांकि उनकी सटीकता युद्ध के परिणाम को बहुत प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में आतंक फैलाया और मित्र राष्ट्रों का ध्यान लॉन्च साइटों पर बमबारी करने में भटका दिया। बाद में V2 के परिचय ने इसे और मजबूत किया, जो आज के अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का खाका बन गया। जर्मनी ने भी पहला परिचालन जेट फाइटर मी 262 पेश किया था। हालांकि इन अद्भुत हथियारों से मित्र राष्ट्रों को एक अप्रत्याशित लाभ हुआ। हिटलर को जर्मनी की मिसाइलों, रॉकेट फाइटरों और सुपर टैंकों पर इतना विश्वास था कि उसने जरूरी संसाधन उनके विकास में लगाए, बजाय उन्हें पारंपरिक लेकिन सिद्ध हथियारों में लगाने के। प्रौद्योगिकी अपरिपक्व होने के कारण हिटलर की कल्पना के अनुसार परिणाम देने में असमर्थ थी, जिससे उनका निरंतर विकास आवश्यक था। जर्मनी के युद्ध प्रयास लगातार बाधित हुए और सीमित संसाधनों का उपयोग होता रहा। हिटलर के कुछ जनरलों ने उसे बम से मारने की एक गुप्त साजिश रची थी, लेकिन वह विफल हो गई और षड्यंत्रकारियों को फांसी दे दी गई। जुलाई में रूसी सेना पोलैंड पहुंची। अगस्त में पश्चिमी सहयोगियों ने पेरिस को मुक्त किया। जर्मन पूरी तरह पीछे हट रहे थे, क्योंकि सहयोगी लगातार पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। फील्ड मार्शल मोंटगोमरी ने
जर्मनी की हार को तेज करने के लिए एक साहसी योजना बनाई, जिसमें नीदरलैंड और जर्मनी में राइन नदी पर पुलों पर कब्जा करने के लिए पैराट्रूपर्स का उपयोग शामिल था। जमीनी सैनिक पुलों की ओर दौड़ेंगे ताकि उन्हें सुरक्षित कर सहयोगी सैनिकों को जर्मनी में प्रवेश की अनुमति दे सके। यह एक जोखिम भरी योजना थी, जिससे एक ब्रिटिश जनरल ने प्रसिद्ध रूप से कहा, मुझे लगता है कि हम एक पुल बहुत दूर जा रहे हैं। मोंटी ने आइजनहावर को मनाया और ऑपरेशन 16 सितंबर को शुरू हुआ। कोडनेम मार्केट गार्डन ऑपरेशन में कई समस्याएं थीं। प्रतिरोध उम्मीद से कहीं अधिक था और सभी पुलों पर कब्जा नहीं किया गया। जर्मन सैनिकों ने पैराट्रूपर्स को घेर लिया और एक हफ्ते बाद बचे हुए मित्र देशों के सैनिकों को या तो वापस लड़ना पड़ा या आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्केट गार्डन के बाद मित्र राष्ट्र पश्चिमी यूरोप में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति कर रहे थे, किंतु जर्मनों का काम अब भी बाकी था। वर्ष के अंत में जर्मनों ने यूरोप में मित्र राष्ट्रों को तोड़ने के लिए दिसंबर में आर्डेंस जंगल के माध्यम से एक चौंकाने वाला हमला किया। अब इसे बैटल ऑफ द बुल्स के रूप में याद किया जाता है। इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को 2 भागों में काटना था और इसने हमले में शामिल 1200 जर्मन टैंकों को शक्ति देने के लिए मित्र राष्ट्रों के ईंधन भंडार पर भारी निर्भरता की। मित्र राष्ट्र इस आक्रमण से चौंक गए और खराब मौसम के कारण हवाई समर्थन के बिना अकेले रह गए। मित्र राष्ट्रों के उग्र प्रतिरोध ने जर्मन आक्रमण को धीमा कर दिया, जिससे उन्होंने एकता खो दी और ईंधन भंडार हासिल करने में नाकाम रहे। जनवरी 1945 में मौसम में सुधार हुआ, जिससे मित्र राष्ट्रों को शक्तिशाली हवाई हमले करने की अनुमति मिली, जिससे जर्मनों को अपनी मुख्य रक्षात्मक लाइनों की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह यूरोप में सबसे खूनी युद्ध था, जिसमें अमेरिका विजयी रहा। 25 अक्टूबर को लेटे की खाड़ी की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों ने कामिकाजे का सामना किया। विमान जानबूझकर जहाजों में उड़ाए जाते थे, जिससे वे मानव चालित मिसाइल बन जाते थे। कुछ जापानी एडमिरल्स का मानना था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं के खिलाफ स्थिति बदल सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से ऐसे आत्मघाती कृत्यों की धार्मिकता में ऐसा विश्वास था कि स्वयं सेवकों की कोई कमी नहीं थी। बाद में कामिकाजे सिद्धांत में मित्र राष्ट्रों के बम वर्षकों को टक्कर मारना और रॉकेट से चलने वाले विशेष विमान भी शामिल होंगे। बुल्ज की लड़ाई के पश्चात अधिकांश को स्पष्ट हो गया था कि नाजी जर्मनी लगभग ध्वस्त हो चुका है और केवल अंतिम प्रतिरोध के अवशेषों को समाप्त करना शेष था। मार्च 1945 में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं राइन को पार करने लगी। कुछ देर बाद एक V1 रॉकेट युद्ध में ब्रिटिश भूमि पर गिरने वाला अंतिम बम साबित हुआ। जर्मनी पर हवाई हमले तीव्र हुए। अप्रैल में 2 दिनों में ड्रेसडेन पर 1300 से ज्यादा अमेरिकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने हमला किया। उसी अप्रैल में रूहर में आखिरी जर्मन प्रतिरोध को दबा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3,70,000 जर्मन सैनिकों को कैदी बना लिया गया। पूर्वी मोर्चे पर रूसी सैनिकों ने पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और 13 अप्रैल को वियना पर कब्जा जमा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों जर्मन पोलैंड में फंस गए और विल्हेम गुस्तलोफ जहाज से भागने का प्रयास किया। एक सोवियत पनडुब्बी द्वारा जहाज को टॉर्पीडो किया गया, जिससे लगभग 10,000 जर्मन सैनिक और नागरिक मारे गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा बन गई। मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में आने के बाद 28 अप्रैल को इटली के पूर्व फांसीवादी तानाशाह मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका को कम्युनिस्ट लड़ाकों ने मार दिया। उस समय हिटलर और उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन बर्लिन के अपने बंकर में पीछे हट चुके थे, जहां वे अंत तक रहना चाहते थे। वहां रहते हुए वह मन में उस दुनिया में पीछे हट गए जहां वह जिन अद्भुत हथियारों पर विश्वास करते थे, उन्होंने उनके राइक को बचाया था। 16 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना बर्लिन के बाहरी इलाकों में पहुंची, जिससे नाजी जर्मनी के इतिहास का अंतिम चरण शुरू हुआ। 2 सप्ताह से अधिक समय तक सोवियत सेना ने बर्लिन के बचे हुए मलबे के माध्यम से बमबारी की और लड़ाई लड़ी, जो लगभग 3 साल पहले स्टालिनग्राद में हुए दृश्यों से बहुत अलग नहीं थे। हर उपलब्ध नागरिक को शहर की रक्षा में लगाया गया। 12 साल के छोटे लड़कों को मृत जर्मन सैनिकों की वर्दी दी गई,
ताकि वे लड़ाई जारी रख सकें। शहर की रक्षा के लिए एक असामान्य इकाई में शेर प्रतीक वाले वाफेन एसएस पुरुषों का एक समूह था। वे ब्रिटिश युद्धबंदी थे जिन्होंने अपने आनुवंशिक शुद्धता की पुष्टि के बाद पक्ष बदलने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। सोवियत सेना की स्टालिनग्राद की लड़ाई उनके सैनिकों के अनुशासनहीनता से प्रभावित हुई, जिन्होंने नशा, लूटपाट, हत्या और सामूहिक बलात्कार किया। हिटलर के बंकर में शेष जर्मन नेतृत्व डर और पागलपन का शिकार हुआ। अंततः हिटलर स्वयं और सहन नहीं कर सका और 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। उसने अपने गार्ड्स को शरीर का दाह संस्कार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उसने मुसोलिनी के साथ हुए व्यवहार को देखा था और वैसा नहीं चाहता था। अपने फ्यूहरर की मृत्यु के साथ बर्लिन ने 2 मई को आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जनसंख्या के साथ सामूहिक बलात्कार और लूटपाट जारी रही, जिसमें 8 साल की लड़कियों को भी सोवियत बलों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। सोवियत अधिकारी अक्सर कारों में शहर का चक्कर लगाया करते थे ताकि वे उन महिलाओं को ढूंढ सकें जो भोजन की तलाश में अपने नष्ट घरों से बाहर निकलने को मजबूर थी। अब अपनी राजधानी शहर के चले जाने के साथ उनके नेता की मृत्यु हो चुकी थी और देश का पूर्ण पतन हो चुका था। शेष जर्मन सैन्य इकाइयां आत्मसमर्पण करने के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर बढ़ गई। मिशी 8 मई को जर्मन सेना ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया और वी दिवस यूरोप में विजय घोषित हुआ। प्रशांत युद्ध जारी रहा और जापानियों की निराशा के साथ यह और अधिक खूनी होता गया। फरवरी में इवो जिमा की लड़ाई जापानी स्थानों पर 3 दिन की भीषण नौसैनिक बमबारी के साथ शुरू हुई। आगे की लड़ाई में अमेरिकियों को लगभग 7,000 लोग खोने पड़े, जबकि जापानियों ने द्वीपों पर तैनात 20,000 से अधिक लोगों में से 90% खो दिए। 1 अप्रैल 1945 को अमेरिकियों ने ओकिनावा के मुख्य द्वीप के आसपास केंद्रित रयुक्यू द्वीपों को साफ करने का प्रयास शुरू किया। यह जापान पर सहयोगियों के हमले से पहले द्वीप होपिंग अभियानों में अंतिम होना था। 3 महीने की लड़ाई में अमेरिकियों ने 20,000 और खो दिए, क्योंकि जापानी अंत तक लड़ते रहे, यहां तक कि उनके कमांडर ने आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या कर ली। कई सैन्य योजनाकारों ने इन आंकड़ों को देखा और महसूस किया कि जापानी गृहद्वीपों पर आक्रमण जीवन के लिहाज से अत्यधिक महंगा होने वाला था और लड़ाई शायद कम से कम 2 और वर्षों तक चलेगी। युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए कुछ किया जाना था। युद्ध से पहले कई वर्षों तक परमाणु ऊर्जा को शक्ति के स्रोत और हथियार के रूप में उपयोग करने के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। 1930 के दशक में विंस्टन चर्चिल इस तरह के अनुसंधान में विशेष रुचि रखते थे और इसके सैन्य उपयोग पर लेख भी प्रकाशित किए। युद्ध शुरू होने पर ब्रिटेन ने देश की रक्षा पर ध्यान देने के लिए अपने प्रारंभिक अनुसंधान कार्यों को छोड़ दिया, जो पहले से ही ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और जापान में शुरू हो चुके थे। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिकियों ने खुद का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे जल्द ही परमाणु बम का नाम दिया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 1942 से 1945 तक वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला परमाणु बम विकसित किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामो गोर्डो रेंज में पहला सफल परमाणु बम परीक्षण किया गया, जिससे पुष्टि हुई कि सहयोगियों के पास एक अवर्णनीय शक्ति का हथियार था। यह पुष्टि करने के बाद कि इस हथियार को B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर द्वारा जापान में एक लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है, राष्ट्रपति ट्रूमैन, जिन्होंने 12 अप्रैल को रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया था, ने इसे जापानी शहर हिरोशिमा के खिलाफ उपयोग करने की अनुमति दी। 6 अगस्त 1945 को शहर को B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोल गे द्वारा गिराए गए परमाणु बम से नष्ट कर दिया गया। बम, जिसका कोडनेम लिटिल बॉय था, में 15,000 टन TNT के बराबर विस्फोटक क्षमता थी और इसने 1 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। ट्रूमैन ने जापान को तत्काल आत्मसमर्पण करने या परमाणु हमलों का सामना करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने विनाश का शासन करार दिया। कोई आत्मसमर्पण नहीं होने पर ट्रूमैन ने एक और हमले का आदेश दिया, इस बार कोकुरा शहर पर, लेकिन यह बादलों और धुएं की स्क्रीन से ढका हुआ था। इसलिए B-19 बॉक्सकार के चालक दल ने अपने द्वितीय लक्ष्य नागासाकी की ओर उड़ान भरी। 11:02 पर
बम विस्फोट से 21,000 टन टीएनटी की शक्ति निकली, जिससे 80,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। 15 अगस्त को जापानी सम्राट ने घोषणा की कि देश मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करेगा और आत्मसमर्पण का औपचारिक हस्ताक्षर 2 सितंबर को हुआ, जिसे अब वीजे डे के रूप में याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए। अधिकांश अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 60 मिलियन लोग थी, जो 1940 में विश्व की जनसंख्या का 3% थी। युद्ध के बाद नाजी और जापानी युद्ध अपराधों की सीमा सार्वजनिक हो गई, जिससे इन अपराधों के लिए कई मुकदमों की शुरुआत हुई। हालांकि सभी दोषी लोगों को अदालत में पेश नहीं किया गया। जोसेफ मेंगले, एक अत्याचारी नाजी डॉक्टर जिसने एकाग्रता शिविरों में जुड़वां बच्चों पर प्रयोग किए, दक्षिण अमेरिका भाग गया, जहां 1979 में उसकी मृत्यु हो गई। पहले जापानी डॉक्टर शिरो इशी ने यूनिट 731 के कार्यों को अमेरिकी सरकार के साथ क्षमा के बदले में सौदा किया, जो डरती थी कि वे सोवियत संघ के हाथ लग सकते हैं। इतिहास में कोई और युद्ध इतना नाटकीय रूप से नहीं बदला है, न केवल राजनीतिक दुनिया को बल्कि रोजमर्रा की दुनिया को भी। युद्ध के दौरान विकसित जेट इंजन, रॉकेटरी और नई संचार उपकरण जैसी प्रौद्योगिकियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा लंदन पर दागे गए V2 रॉकेटों ने अंतरिक्ष रॉकेटों का मार्ग प्रशस्त किया, जिनसे उपग्रहों को प्रक्षेपित कर वैश्विक संचार और पृथ्वी पर नजर रखने में सुधार हुआ। जेट इंजन सहित विमान प्रौद्योगिकी में उन्नति ने विश्व यात्रा को सबके लिए सुगम बना दिया, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद हमारे समय में शांति नहीं आई। विजयी सहयोगी जल्दी ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए, यह मानते हुए कि अगला युद्ध वॉशिंगटन और लंदन को मास्को के खिलाफ खड़ा करेगा। जर्मनी को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया गया और यह शीत युद्ध का मैदान बन गया, जहां द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत ने मानव जाति को नष्ट करने की धमकी दी।